Good afternoon, everyone. This is a live class because of the lockdown और जो भी अब हमको क्योंकि instructions मिले हैं कि अब institutes और जो भी education institutes है उनको बंद करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका exam तो अपने टाइम पे है जब होगा, so we don't want कि आपकी classes जो है वो किसी भी तरीके से उन पे कोई effect आए, so इसीलिए हम आपके लिए live class लेकर आए हैं. So this is the first lecture on live class. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमरजेंसी ऑफ गांधी जी के बारे में पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट आवर होम रूल लीग, हमने उनके बारे में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द रोलैट एक्ट. ठीक है, नाउ व्हाई रोलैट एक्ट? इसीलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बिफोर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू होता, उससे पहले लागू हुआ था आपका रोलैट एक्ट, जिसको हम प्यार से ब्लैक एक्ट भी कहते थे. सो क्या कहते थे इसको? हम ब्लैक एक्ट भी कहते थे. नाउ इसको ब्लैक एक्ट इसीलिए कहते थे. नाउ क्यों कहते थे? यू विल कम टू नो अबाउट इट. अब because people or INC were not happy with Government of India Act 1919. We'll talk about it आगे चल के कि उसमें था क्या, but अभी इतना याद रखो, INC was not happy with Government of India Act 1919, जिसके चलते they had to introduce a new act, that is रोलैट एक्ट. नाउ 6 महीने पहले बिफोर आपका 1919 का एक्ट लागू होता, उससे 6 महीने पहले उन्होंने रोलैट एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज रोलैट एक्ट क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर सिडनी रोलैट. तो किनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था? सिडनी रोलैट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए इस एक्ट का नाम है आपका रोलैट एक्ट. नाउ ये बेसिकली वो एक्ट था जिसके चलते अगर आप कह सकते हो कि अगर जैसे कि आज के टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, हाउएवर ये बहुत ज्यादा सिवियर था, लेकिन जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले उसको कोई प्रॉब्लम हो ना जाए, उसको रोकने से पहले आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो, जस्ट लाइक दैट ये भी आपका उस तरीके का एक्ट था. सो इस एक्ट ने पावर दिया था कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी भी इंसान को कोई भी ट्रायल के बिना जो है इम्प्रिजन कर सकती है विदाउट ट्रायल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जेल में बंद करे, राइट, अगर यहाँ पे कोई आ जाए मुझे बोले कि आपको थाने जाना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू एक्ट इज आई एम गोइंग टू से इज कि आपके पास अरेस्ट वारंट है मेरा, किस जुर्म में लेके जाना पड़ेगा. यहाँ पे आपको पूछने की ये वो नहीं थी, इजाजत नहीं थी. सो इट इज विदाउट ट्रायल कि आपको ना, और उसके बाद जब आप जेल में जाते हो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और फिर अगर कोई भी बात है उसको प्रूफ होता है, फिर मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि आपको अंदर रखना है कि नहीं रखना है. यहाँ पे विदाउट ट्रायल उनको 2 सालों के लिए वो जेल में बंद कर सकते थे. सो दिस वॉज योर रोलैट एक्ट. अगर आप इसको पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रिट हमारा हमसे छीन लिया है? हमसे रिट छीन लिया है हमारा हैबियस कॉर्पस का, कि हम पूछ भी नहीं सकते कि आप हमको किस जुर्म में अंदर लेकर जा रहे हो. नाउ दिस वाज व्हाट? दिस वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल फॉर इंडियंस. एंड ऑफ कोर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे? हमारे लिए कौन बात करता था? हमारी कांग्रेस ये बात करती थी. सो कांग्रेस वर कंप्लीटली अगेंस्ट इट. इसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और जितने भी हमारे लीडर्स थे उन सब ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि ऑल द पीपल जो भी वहां पे मौजूद थे उन सब ने कंडेम किया कि इस तरीके का एक्ट जो है वो पास नहीं होना चाहिए. बट ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स वर इन ब्रूटल मेजॉरिटी, तो उनकी बात को मान लिया गया और ये वाला एक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया. ठीक है, लेट्स रीड अबाउट इट. सो व्हाट इज इट? व्हाई इट इज कॉल्ड रोलैट एक्ट? बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडनी रोलैट. ठीक है, अब इसमें क्या था कि अगर कोई भी सिडिशियस कॉन्स्पिरेसी, अगर उनको लग रहा है कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करेंगे? दूसरे इंसान को विदाउट ट्रायल इंप्रिजन कर देंगे. और कितने साल के लिए इंप्रिजन करेंगे जी? 2 सालों के लिए बिना कुछ कहे हमको अंदर डाल सकते थे. नाउ इट ऑल्सो अलाउड द पुलिस. हम मानते हैं वारंट दो, तो यहाँ पे विदाउट वारंट, कि आपको वारंट की जरूरत भी नहीं है पुलिस वालों को हमको अंदर डालने के लिए. एंड दस, क्योंकि जब हमको कोई जेल में डालता है, द फर्स्ट थिंग वी आस्क इज कि आपके पास अरेस्ट वारंट है? देखा है आपने पिक्चरों में एक्टर एक्ट्रेसेस बोलते हैं कि किस जुर्म में लेके जा रहे हो, आपके पास अरेस्ट वारंट है. तो यहाँ पे आपको वारंट को भी दिखाने की जरूरत नहीं थी. एंड दिस वाज सस्पेंशन ऑफ द लॉ ऑफ हैबियस कॉर्पस, उसको सस्पेंड कर दिया गया. गांधी जी कॉल्ड फॉर
mass protest. Now don't get confused with नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. नॉन कॉर्पोरेशन 1920 का आगे आएगा. ये वाला जो है यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम इसके खिलाफ है. मतलब सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अभी लॉन्च नहीं हुआ है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे जो मास प्रोटेस्ट की बात हो रही है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, वो नहीं है. वो सिर्फ अभी आपका सत्याग्रह है कि क्या करेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे. अभी सिर्फ सत्याग्रह जो है वो लॉन्च हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा. और यहाँ पे 6 अप्रैल 1919 को बिफोर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ये यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते, उससे पहले ही उन्होंने ये वाला एक्ट को लॉन्च कर दिया. और नंबर ऑफ वायलेंस के जो हमको इंसिडेंट्स थे वो देखने को मिले. कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, स्पेशली पंजाब वेयर सिचुएशन गॉट वर्स. और पंजाब की जब हम बात करेंगे, वन थिंग जिसके बारे में हमको नहीं भूलना है, दैट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू जलियांवाला बाग मैसेकर, few points which you can add in your notes. जब आपको मैंने 1916 में होम रूल लीग पढ़ाया था, राइट, आई टोल्ड यू 1917 में एनी बेसेंट जिन्होंने कैलकाटा में सेशन को प्रिजाइड किया था, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन हु प्रिजाइडेड ओवर द सेशन ऑफ आईएनसी. ना उसमें आप एक और चीज याद रखें कि 1920 कब, ये किसकी बात हो रही है, होम रूल लीग की बात हो रही है. ठीक है. 1920 में होम रूल लीग ने अपना सेशन किया और वहां पे गांधी जी ने उस सेशन को प्रिजाइड किया था. मतलब कहने का मतलब यह है कि होम रूल लीग 1920 में गांधी जी को बोला गया कि गांधी जी आप आइए और क्या करिए, इसकी जो है भागदौड़ को अपनी प्रेसिडेंटशिप के अंडर ले लीजिए. सो गांधी जी ने 1920 में होम रूल लीग की प्रेसिडेंटशिप ली. और याद रखिएगा, ठीक 1 साल के बाद, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद इस होम रूल लीग का नाम बदल गया और पड़ गया स्वराज्य सभा. ठीक है. सो अगर आपको पूछा जाए कि स्वराज्य सभा किसका नाम था, तो वो कोई नई चीज नहीं थी, वो होम रूल लीग का ही नाम था. क्योंकि 1920 में होम रूल लीग ने कहा गांधी जी कि आप हमारी प्रेसिडेंटशिप को लीजिए, और फिर गांधी जी ने 1 साल के बाद होम रूल लीग का नाम बदल के स्वराज्य सभा रख दिया गया. ठीक है जी. ओके, ठीक है. नहीं, अभी नहीं है, या फिर मैं इसको एड्रेस नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी, है ना. ठीक है. अभी कुछ पूछा? ठीक है. ओके. सो गाइज, एज दिस इज अ लाइव क्लास, मैं क्लास ले रही हूँ. आप लोगों के जो भी अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आता है, आप लोग इसको ऐप के चैट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको एड्रेस कर दूंगी. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट सेक्शन में डाल दीजिए. आई विल एड्रेस इज राइट नाउ. इफ एट ऑल में कोई भी अगर कमेंट नहीं देख पाती, तो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में आपका वो कमेंट जो है वो उसको एड्रेस किया गया है. ठीक है. ठीक है सर, नो वरीज. ठीक है. चले आगे. सो स्वराज्य सभा इज डन. ओके, वन मोर थिंग. लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने बात की थी. नाउ एक चीज जो थोड़ी सी मुझसे कंफ्यूजन नहीं हो गया था, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट खेड़ा सत्याग्रह, तो वहां पे सबकॉन्शियस माइंड में खेड़ा सत्याग्रह चल रहा था. तो याद रखिएगा, इनको सरदार का टाइटल जो है ना वो 1928 में मिला, यही लिखा था आप लोगों ने, लेकिन इट इज नॉट खेड़ा, इट इज बारदोली सत्याग्रह. ठीक है. ये आप चीज कर लीजिए. ठीक है. सो ये चीज थोड़ी सी हो गई थी, क्योंकि मैं आपको खेड़ा पढ़ा रही थी तो मुझे लगा कि मैं बारदोली बोल रही हूँ, बट खेड़ा ही बोल रही थी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ. सो इट इज बारदोली सत्याग्रह. वहां की औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था. सो दीज 2 पॉइंट्स यू कैन ऐड इन योर लेक्चर्स, इन योर नोट्स. ठीक है जी. चलो, नाउ वी आर डन विद रोलैट एक्ट. और हमने देखा कि कितने वायलेंसेस हुए आपके कोलकाता, बॉम्बे, पंजाब. जब भी हम पंजाब की बात करते तो आज तक अगर सबसे ब्रूटल एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कभी भी किया गया है, दैट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर. जलियांवाला बाग रादर हैज बीन अ लॉट इन न्यूज. तो आपको जलियांवाला बाग मिस नहीं करना है. अभी जलियांवाला बाग की रेन्यूवेशन की बात हो रही थी, सो इसलिए जलियांवाला बाग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट हैज बीन अ लॉट इन न्यूज. क्योंकि ऑपोजिशन जो थी वो सरकार के खिलाफ थी, ये वो चलो जो भी है वो सब हमको घुसना नहीं है, बस हमको इतना पता है कि जलियांवाला बाग जो है
भैया वो न्यूज में रह चुका है, सो जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ना जरूरी है। नाउ जब हम जलियांवाला बाग के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन बैसाखी। सो बैसाखी कब होती है आपकी? 13 अप्रैल को आपकी बैसाखी होती है। अब देखो बेसिकली हुआ क्या, दो बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स थे आपके। व्हाट वर द नेम ऑफ द टू लीडर्स? नंबर 1 इज सत्यपाल एंड नंबर 2 इज सैफुद्दीन किचलू। सो इन दो के नाम आप याद रखें कि सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वर द टू इंपॉर्टेंट लीडर्स जिनको अरेस्ट कर लिया गया था बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। क्यों कर लिया गया? हमने पीछे पढ़ा सेडिशियस, उसके चलते कि उनको लगेगा कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हो रही है तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। सिमिलरली सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी जेल में डाल दिया गया। नाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, पहले तो प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, पहला हुआ अरेस्ट, दूसरा हुआ प्रोटेस्ट। अब 9 तारीख 9th of April को इनको अरेस्ट कर लिया गया और ठीक उसके 10 तारीख से ही आपके प्रोटेस्ट वगैरह जो है पंजाब में शुरू हो गए। याद रखिएगा 12 अप्रैल 1919 12 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने नोटिस निकाल दिया कि यहां पे क्या लग रहा है? कर्फ्यू लग रहा है। क्या लग रहा है जी? कर्फ्यू लगने वाला है। अब जैसे ही कर्फ्यू, देखो आज का टाइम मत देखो, आप उसका टाइम, उस टाइम को याद करो। उस टाइम पे ना व्हाट्सएप थे, ना फेसबुक था, ना ही इंस्टाग्राम था कि एक ने पोस्ट डाली तो चल भाई हर जगह फैल गई। ऐसा कुछ नहीं होता था। इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम किसी एक चीज को हर जगह फैलने में, राइट? सिमिलरली पीपल वर कंप्लीटली अनअवेयर कि इस तरीके का कोई भी चीज पंजाब में लागू हो चुकी है, जिसके चलते एवरीबॉडी, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, दे ऑल गॉट देमसेल्फ असेंबल्ड, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल जो आगे पीछे के विलेज वगैरह से आए थे, वो सब आए वहां पे और जलियांवाला बाग में जो एक बहुत पॉपुलर प्लेस था पंजाब का और अब तो और ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे बैठ के देशभक्ति के गाने गाने शुरू हो गए, अपना डिसकंटेंट दिखा रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि नहीं इन्होंने अच्छा नहीं किया हमारे लीडर्स को अंदर जेल में डाल के, वो जिसके चलते, इतना समझ आ गया, जिसके चलते देयर आर 2 इंपॉर्टेंट नेम्स टू रिमेंबर। नंबर 1 इज माइकल ओ डॉयर। कौन है जी ये? माइकल ओ डॉयर। और दूसरा बंदा है आपका रेगनाल्ड डायर। ठीक है, 2 डायर है, एक है माइकल ओ डॉयर और एक है आपका रेगनाल्ड डायर। दोनों में फर्क है। माइकल ओ डॉयर जो था वो कौन था? वो आपका लेफ्टिनेंट, वो आपका ठीक है। सो जो आपका 2 बंदे आपको मैंने बताए कौन कौन से, हाँ, तो एक था आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज योर माइकल ओ डॉयर, जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था जी पंजाब का, ठीक है, जिसके द्वारा जो है ये लागू किया गया था। और दूसरा है सबसे ज्यादा जो इनफेमस हुआ, हाउएवर बुराई में हो किसमें फेमस तो हुआ, लेकिन इनफेमस नहीं क्योंकि बहुत ही गलत काम के लिए फेमस हुआ था। सो ये जो रेगनाल्ड डायर था, ये वो आदमी था जिसने, जो ब्रिगेडियर था, और इसने ओपन फायर जो है वो इस इनोसेंट क्राउड के ऊपर लगा दिया। सो यहाँ पे याद रखिएगा 2 डायर है, एक है आपका माइकल ओ डॉयर और एक है आपका रेगनाल्ड डायर। माइकल ओ डॉयर वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अदर साइड जो रेगनाल्ड डायर है, ही वाज द ब्रिगेडियर जिसने ओपन फायर जो है वो इन मासूमों के ऊपर कर दिया। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आंकड़े, याद रखिएगा इन क्राउड, ये जो क्राउड था जो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठ के वहां पे देशभक्ति के गाने और प्रोटेस्ट कर रहा था बहुत ही शांत तरीके से, उनको बिना कोई भी वार्निंग दिए गए इस रेगनाल्ड डायर ने इनके ऊपर क्या कर दिया? ओपन फायर जो है वो चला दिया। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आंकड़े 379 पीपल वर किल्ड, बट अगर हम असली आंकड़ों की बात करें तो 1000 से ज्यादा डेड बॉडीज जो है वो पाई गई थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सबके सब थे, जो बेचारे वहां पे जितने भी लोग थे वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नाउ एक और नाम जो जलियांवाला बाग के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज योर उधम सिंह। हाल ही में पिक्चर भी आई है उसकी। नाउ अगर हम उधम सिंह की बात करें, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा
उधम सिंह ने किसको मारा था? डायर को नहीं मारा था, उधम सिंह ने माइकल ओ डॉयर को मारा था। नाउ जो डायर था ना आपका, उसको यहाँ पे उसके खिलाफ हंटर कमीशन बैठी, आगे हम पढ़ेंगे, विच टर्न्ड आउट टू बी अ कैमोफ्लेज फॉर इंडियंस। अब देखो इतना बड़ा इन लोगों ने मैसिव स्केल पे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। लोग जो है वो और ज्यादा गुस्सा हो गए कि इनने तो ये भी काम कर दिया, अब तो ये हमारे क्या ही सगे होंगे। ठीक है, सो हंटर कमीशन बैठी, आगे हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। नाउ जब हंटर कमीशन ने भी कुछ नहीं कर पाया और यहाँ पे और ज्यादा हम लोग इसके अगेंस्ट हो गए, तब 1943 की बात है, 1943 की बात है, या 1943 की बात है, जब उधम सिंह ने लंदन में जाके माइकल ओ डायर को मारा था। तब तक डायर की डेथ हो गई थी, लेकिन माइकल ओ डॉयर जो था, बेसिकली ये एक कहीं हॉल में इनकी मीटिंग हो रही थी, जहां पे सरदार उधम सिंह भी वहां पर पहुंच गए थे, और सरदार उधम सिंह ने इनके ऊपर सिर्फ फोकस कर गोली नहीं चलाई थी, 3-4 लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, और माइकल ओ डॉयर भी उनमें से एक थे। और माइकल ओ डॉयर वही जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे ही वाज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। सो किसने मारा जी? उधम सिंह ने इनको मारा था। ठीक है, और सरदार उधम सिंह की जो अस्थियां है वो 1974 में जाके इंडियंस को वापस मिली थी, और अगर आप जलियांवाला बाग में अभी जाएंगे तो वहां पे कुछ हिस्सा जो है इनकी अस्थियों का वहां पे उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और लोग जो है इनको बहुत मानते हैं, और जलियांवाला बाग के बाहर इनका स्टैचू भी है। ठीक है, सो याद रखिएगा उधम सिंह वाज द वन जो इसके साथ रिलेटेड है। नाउ सिर्फ उधम सिंह ने सिर्फ अपना रोष नहीं जताया, और बहुत देर बाद ये रोष जताया। इसी के साथ इफ यू रिमेंबर इमर्जेंस ऑफ गांधी में क्या बताया था? केसरी हिंद। तो याद रखिएगा गांधी जी ने अपना टाइटल ऑफ केसरी हिंद उसको रिनाउंस कर दिया, उसको गिव अवे कर दिया। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि गांधी जी ने आफ्टर दिस जलियांवाला बाग मैसेकर केसरी हिंद का टाइटल गिव अवे कर दिया। इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस किया अपना टाइटल ऑफ नाइटहुड। तभी इनके नाम के आगे हम सर नहीं लगाते, ये सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर है, एंड ऑफ कोर्स इन्होंने जो नाइटहुड का टाइटल है वो गिव अवे कर दिया। और आज के टाइम पे तो वैसे भी एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हो चुका है अंडर आर्टिकल 18। ठीक है, ऑल राइट। नाउ लाइक आई टोल्ड यू क्या क्या हुआ, 379 लोग मारे गए अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आंकड़े, लेकिन असलियत में 1000 से ज्यादा डेड बॉडीज मिली, 1600 से ज्यादा जो है बुलेट्स को फायर किया गया था इन मासूमों के ऊपर, जिनके पास कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई डंडा भी नहीं था लड़ने के लिए। ठीक है, उनके ऊपर जो आपका डायर है उसने हमला कर दिया। नाउ डू यू सी दिस हंटर कमीशन? अब याद रखिएगा, अब हमको भी तो बेवकूफ बनाना था, अब इतना बड़ा जो इंसिडेंट हो गया, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हंटर कमीशन जो है उसको बिठाया गया, जो क्या करेगा, जो देखेगा कि किस तरीके से इस जलियांवाला बाग मैसेकर में जो भी चीजें की गई हैं उसके ऊपर बातचीत होगी कि वो सही था कि गलत था। डायर हैड द ऑडेसिटी टू से कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उसने बिल्कुल चौड़े में कहा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तो अपना काम किया है, अगर मैं ऐसा काम नहीं करता तो कल को ये जनता जो है वो मेरे मुंह के ऊपर आके हंसती और बोलती कि हाँ हाँ तूने हमारा क्या उखाड़ लिया। जिसके चलते डायर ने चौड़े में बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है। हाउएवर एवरी पर्सन ऑफ द हंटर कमीशन, उन्होंने कंडेम किया कि डायर का एक्ट जो है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और डायर को यहां से उठा के वापस लंदन भेज दिया गया। लेकिन डायर के साथ कुछ ज्यादा गलत हुआ नहीं। क्यों गलत नहीं हुआ? यहां से तो वो चला गया, पूरी उम्र जब तक जिंदा रहा हाफ पे के ऊपर काम किया, और जब रिटायर हुआ, रिटायर कोई अभी 1-1.5 साल ही हुआ था कि इसकी डेथ हो गई थी, और जब रिटायर हुआ तो मस्त रिटायरमेंट के पैसे लेके ये अपनी जिंदगी जी रहा था। ठीक है, now we are going to talk about your Montagu-Chelmsford reform. Now why Montagu-Chelmsford reform? क्योंकि जो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो क्यों हुआ है? Because of Rowlatt Act. Rowlatt Act क्यों आया है? Because of your Government of India 1919. Now write down few points for your Rowlatt Act. ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखिए। सबसे पहले तो Rowlatt Act का ऑफिशियल नेम क्या था? लिखिए, इट वाज एनार्कियल एंड Revolutionaries Crime Act. So actual name of Rowlatt Act was Anarchical and Revolutionary Crimes Act. ठीक है, so the actual name was Revolutionaries and Crimes Act. ठीक है,
अब देखिए कि हंटर कमीशन का एक्चुअल नेम क्या था. सो हंटर कमीशन का नाम इसलिए था क्योंकि द वन जिसने इसको कमीशन को लीड किया था उसका सरनेम हंटर था. सो हंटर कमीशन का एक्चुअल नेम क्या था, लिखिए डिसऑर्डर्स एंड इंक्वायरी कमिटी. ठीक है. सो डिसऑर्डर्स एंड इंक्वायरी कमिटी वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ द हंटर कमीशन. और जो आपका रोलैंड एक्ट था उसका एक्चुअल नेम था आपका एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट. ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि हंटर कमीशन का ऑफिशियल नेम क्या था. ठीक है जी. अब हम जाएंगे उस एक्ट के ऊपर विच वाज द मेन रीजन फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर विच लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर. नाउ ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके बारे में शोएब सर ने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया होगा, पॉलिटी क्लासेस में, क्योंकि ये पॉलिटी में आपके डेप्थ में जो है आपके एक्ट्स को स्टडी किया गया है. बट आई जस्ट टेल यू थोड़ा बहुत कि इस एक्ट में था क्या. नंबर वन थिंग वाज ये इसका नाम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड क्यों था. पहले तो हु वाज मॉन्टेगो जी, मॉन्टेगो वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. अच्छा एक चीज याद रखना, अगर हम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और वाइसरॉय को कंपेयर करें ना तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक बड़ी पोजीशन थी, इसीलिए पहले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का नाम आता था और फिर बाद में आपका वाइसरॉय का नाम आता था. ठीक है. सो मॉन्टेगो वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और फिर जो आपका चेम्सफोर्ड है वो कौन था जी, आपका वाइसरॉय था. ठीक है, आपको पूछ सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हु वाज द वाइसरॉय, तो आप कहोगे आय हाय ये तो मैम ने बताया नहीं, तो ये जो चेम्सफोर्ड है यही इसका वाइसरॉय है. ठीक है जी. सो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. नाउ अगस्त के महीने में स्टेटमेंट आती है कि हम इस तरीके का एक्ट लाने वाले हैं, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं प्यार से, अगस्त डिक्लेरेशन भी बुलाते हैं. सो अगस्त डिक्लेरेशन क्या है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आई थी कि हम अगस्त के महीने में इस तरीके का, अगस्त के महीने में इन्होंने कहा था कि हम इस तरीके का एक्ट लाने वाले हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अगस्त डिक्लेरेशन. नाउ दे डिक्लेयर्ड कि इंडिया जो है उसकी पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज करने वाले हैं इन एवरी ब्रांच, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी करेंगे और ग्रेजुअली. नाउ यू सी ग्रेजुअली कोई ठोस सबूत दिया नहीं कि कब करेंगे, कहेंगे ग्रेजुअली कर देंगे, कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो कुछ नहीं बताया. सो ग्रेजुअली डेवलप सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. स्वराज कब बात की है हमने, 1906 में हमने बात की है और 1919 आ चुका है और अभी भी ये ग्रेजुअली के ऊपर अटके पड़े हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम लेके आपको सेल्फ गवर्निंग भी बना देंगे. इसी के ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू 1909 का एक्ट जब भी आएगा तो बिल्कुल मुंह से निकलना चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रोलेट. जब भी 1919 का एक्ट आएगा तो मुंह से लिखना चाहिए डायरकी. कहां निकलना चाहिए जी, डायरकी. नाउ पॉइंट टू अंडरस्टैंड, डायरकी कहां, सेंटर में या प्रोविंसेस में. तो याद रखिएगा प्रोविंसेस में डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 का एक्ट, नॉट एट द सेंटर. सो कहां डायरकी आई है, प्रोविंशियल लेवल पे आई है, सेंटर पे डायरकी नहीं आई है, क्योंकि यही सबसे बड़ा फर्क है आपके 1919 के एक्ट में और 1935 के एक्ट में. ठीक है. तो 1919 में डायरकी आई हुई है, कहां पे आई है जी, प्रोविंसेस में आई है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स हम लोग इसके साथ खुश नहीं थे और फिर ब्रिटिशर्स न्यू कि अगर ये खुश नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जिसके चलते हम कुछ करते उससे पहले इन्होंने क्या लगा दिया, रोलैंड एक्ट यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. ओके, नाउ we will talk about, so this is done. Now we will talk about खिलाफत movement and the non corporation movement. अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, बट याद रखिएगा खिलाफत मूवमेंट और जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये दोनों इकट्ठे ही लॉन्च हुए थे. अब बेसिकली था क्या, हम तो नॉन कॉपरेट करने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, हंटर कमीशन बैठी, दोनों की दोनों हमारी डिसअपॉइंटमेंट लेकर आई और उस पे आइसिंग ऑन द केक किसने किया है काम, वो आपका 1919 के एक्ट ने कर दिया. तो हम तो बिल्कुल खुश नहीं है. तो ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया 1920 में आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. सो 1920 में लॉन्च होता है आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. नाउ नॉन कॉर्पोरेशन तो हमने बात कर ली, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वी नो दैट. बट व्हाट इज दिस खिलाफत मूवमेंट. नाउ व्हाट इज खिलाफ,
खिलाफ इज टू बी अगेंस्ट समथिंग, दैट मीन्स खिलाफत मूवमेंट भी किसी चीज के खिलाफ था। अब हम बात करेंगे कि खिलाफ किसके साथ था। खिलाफ समझने के लिए हमको डेट देखनी है 1914 से लेके 1918। क्या था जी? हाँ, क्या था जी? ये वर्ल्ड वॉर, राइट, वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, अब हमने वर्ल्ड वॉर में साथ क्यों दिया, ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स वेरी क्लोज टू अस कि ओहो बड़े स्वीट लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने साथ दिया था ये सोच के कि हो सकता है अगर हम इनको वर्ल्ड वॉर 1 में हेल्प करेंगे तो शायद ये हमारी तरफ कुछ नर्म भाव जो है वो लेकर आए और हमारी बातों को माने, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के ही साथ जो भी नाउ देयर वर टू थिंग्स, अलाइंड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। जब ये हार गए, इनमें से जो हार गए आपके अलायंस, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो अपनी कॉलोनीज थी ना जिस पे ये हमला कर रहे थे, उनको आपस में ही बांट लिया। ठीक है कि मतलब चल ये वाला कॉलोनी तू रख ले, ये तू रख ले। तो अब क्या हो गया, वापस से वही हुआ जो इंडियंस के साथ हुआ था, एज अ कॉलोनी ट्रीट किया जा रहा था। सो ये एक आई ओपनर था इंडियंस के लिए कि भाई ब्रिटिशर्स नहीं समझने वाले, कुछ नहीं करने वाले। नाउ इतना तो हमको पता ही है। अब बात करेंगे हम कि भाई टर्की में क्या हुआ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 का एंड होता है, जो ऑटोमन एम्पायर था वो फॉल हो जाता है। सो टर्की की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमन एम्पायर, राइट। ऑटोमन एम्पायर का जब फॉल होता है, नाउ ऑटोमन एम्पायर का जब फॉल होता है ना, इट वाज डायरेक्ट कनेक्शन विद द मुस्लिम पीपल। व्हाई इट वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद मुस्लिम पीपल? क्योंकि टर्की में बैठा था आपका खलीफा। कौन था जी? खलीफा बैठा हुआ था। नाउ व्हाट इज खलीफा? खलीफा इज द हाईएस्ट सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स। जैसे कि एक होते, जैसे कि सरदारों में महंत होते हैं ना, जिनकी बात का बहुत रेलेवेंस होता है, सिमिलरली मुस्लिम्स में भी एक खलीफा की जो पोस्ट होती है उसको बहुत रिगार्ड किया जाता है और उसको हाईएस्ट एक तरीके की अथॉरिटी माना जाता है, जो मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा मानते थे। नाउ जैसे ही ये ऑटोमन एम्पायर का ब्रेकडाउन हुआ, इन्होंने खलीफा को भी हटाने की बात कर दी। किन्होंने बात की जी? ब्रिटिशर्स ने बात की। दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट, या ये एक आई ओपनर था फॉर द मुस्लिम पीपल टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स तो हमारे भी सगे नहीं है, क्योंकि ये तो इनको अपना सगा मानते थे। 1906 के बाद जब मुस्लिम लीग बनी थी तो इनको बोला गया कि हम आपके बड़े अपने हैं, देखो आपको ढाका भी दे रहे हैं, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे देंगे। ठीक है, सो दिस वाज एन आई ओपनर जिसके खिलाफ बनी थी आपकी खिलाफत कमेटी। पॉइंट टू रिमेंबर, खिलाफत कमेटी पहली बात बनी क्यों थी, किस चीज के खिलाफ थी, वो याद रखना है। सेकंड चीज याद रखनी है कि खिलाफत कमेटी जी बनाई किसने, तो खिलाफत कमेटी बनाई आपके अली ब्रदर्स, दैट इज शौकत अली एंड मोहम्मद अली। सो खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय अली ब्रदर, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और ये किसके खिलाफ थे? ये खिलाफत मूवमेंट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि इन्होंने इनका खलीफा जो है उसको हटाने की बात कर रहे थे। ठीक है जी। अब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जुड़ कैसे गई? दिस वाज बेसिकली ए नोबल आइडिया। इन्होंने बोला, आईएनसी ने बोला, नॉट आईएनसी प्राइमरीली बिकॉज गांधी जी इसको सपोर्ट करे थे, एंड देयर वर लॉट ऑफ सेक्शन इन आईएनसी व्हिच वर अगेंस्ट दिस। गांधी जी ने बोला कि ये एक बहुत अच्छा मौका है हिंदूज और मुस्लिम्स को वापस से यूनाइट करने का। याद आ रहा है 1857 का रिवॉल्ट? वही वाला काम नहीं है कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करो और दोनों के एक एजेंडा को लेके। हाउ एवर बोथ ऑफ देम हैव सेपरेट एजेंडाज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसी और चीज के पीछे है, खिलाफत मूवमेंट किसी और चीज के पीछे है, लेकिन हिंदू मुस्लिम्स दोनों एक चीज के खिलाफ है, एंड दैट इज ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही चीज हुआ। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे जी, इन दोनों मूवमेंट्स को इकट्ठे लॉन्च करो और शुरू कर दो। हाउएवर आईएनसी के बहुत से ऐसे मेंबर्स थे व्हिच वर अगेंस्ट इट कि नहीं, हमको इस तरीके का नहीं करना है, हमको इसको एक कम्युनल एंगल नहीं देना है। लेकिन गांधी जी ने बोला ये कम्युनल एंगल नहीं है, ये यूनिटी है, ये हम दोनों की यूनिटी जो है वो इसको दर्शाएगा। ठीक है, और जिसके चलते खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च हो गया। ठीक है जी। सो इन इंडिया आई टोल्ड यू क्या क्या आपको चीजें याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नो इज ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस was held at Delhi in November 1919 and call was made to boycott British goods. पहला point. Second point to remember is कौन बना जी प्रेसिडेंट?
किसने प्रिजाइड किया? महात्मा गांधी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो दिल्ली वाला था सेशन, यहाँ पे कौन बना आपका प्रेसिडेंट? यहाँ पे बना, इस कॉन्फ्रेंस में बने आपके महात्मा गांधी एज द प्रेसिडेंट। नाउ जब मैं आपको 1924 पढ़ाऊंगी उसमें महात्मा गांधी का सेशन आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, वो आईएनसी का सेशन है, ये खिलाफत मूवमेंट का सेशन है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है जी। और गांधी जी ने क्या बोला कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम हिंदूज और मुस्लिम यूनिटी को दिखा सकते हैं। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट एंड 31st August 1920 a special session was held at Kolkata in which Congress approved non-cooperation till the Punjab and Khilafat wrongs were resolved. इतना क्लियर हो गया आपको? नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट सेशंस टू रिमेंबर। एक तो जो हमने 1920 का सेशन पढ़ा, एक आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब एक और बड़ा ही हिस्टोरिक सेशन होता है आपके 1920 में। कब होता है? 1920 में होता है आपका एक बड़ा ही हिस्टोरिक सेशन। नाउ ये जो कैलकाटा सेशन है 1920 वाला, इसमें अप्रूव किया गया कि ठीक है, हम लोग ऐसा एक मूवमेंट को हम सपोर्ट करेंगे जो आपका नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट से डील कर रहा है। सो दैट इज वन, दैट इज योर अगस्त का 1920 कैलकाटा सेशन। नेक्स्ट इज एक सेशन होता है आपका नागपुर में उसी साल, मतलब ये अगस्त के महीने में हुआ, ये दिसंबर के महीने में हुआ 1920 में। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि 1920 के अगस्त वाले सेशन में जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लिख लीजिए, लाला लाजपत राय थे। कौन थे जी इसके? इसके थे लाला लाजपत राय, ठीक है। जो आपका ये कैलकाटा वाला है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज लाला लाजपत राय। इस सेशन में गांधी जी ने बोला कि जिस तरीके से तुम लोग चल रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के साथ, भूल जाओ कि तुमको सेल्फ गवर्नमेंट कभी मिलने वाला है। अगर चाहते हो कि कुछ आपके मैंडेट बहुत रगड़ चुका था हमारा, हम जिन प्रिंसिपल्स, जिन चीजों के ऊपर चल रहे थे ना, वो बहुत एक क्लीशे से हो गई थी ब्रिटिशर्स के लिए। सो गांधी जी ने बोला अब टाइम आ गया है कि हमको कांग्रेस का मैंडेट चेंज करना है। और कहां बात हुई है? आपके कैलकाटा सेशन में, जहां पे लाला लाजपत राय आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। वहां गांधी जी ने बोला कि इट इज टाइम टू चेंज द मैंडेट ऑफ कांग्रेस, और इसीलिए एक स्पेशल सेशन होता है आपका दिसंबर के महीने में नागपुर में 1920 में। इस सेशन में क्या हुआ ये याद रखना है। सो 1920 नागपुर सेशन कब हुआ है? दिसंबर के महीने में हुआ है। पहला पॉइंट याद रखना है कि हु वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? सो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज सी विजय राघवच्चा। So C. Vijay Raghavaccha turned out to be the presiding officer or president of the Nagpur session 1920. ठीक है? What were the important changes? The important change was first one, that is formation of CWC, that is Congress Working Committee. तो यहां बनती है कांग्रेस वर्किंग कमिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आता है आपका प्रोविंशियल वर्किंग कमिटीज। तो दूसरी बनती है आपकी प्रोविंशियल, सॉरी नॉट वर्किंग, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, ठीक है। सो एक बनती है कांग्रेस वर्किंग कमिटी और दूसरी बनती है प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज। आप समझिए इसका मतलब क्या है। कांग्रेस वर्किंग कमिटी कितने मेंबर्स की थी? 15 मेंबर्स की थी। कि 15 मेंबर्स जो होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में काम करने के लिए। पॉइंट 1, नॉमिनेट किया जाएगा, इलेक्ट नहीं होंगे। नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ नॉमिनेट करेगी या करेगा जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पार्ट बनेगा। सो 15 मेंबर, पहला पॉइंट टू रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी क्यों है? कांग्रेस वर्किंग मतलब अब जो कांग्रेस ने अपना निकाला है कि हम अब ये करने वाले हैं, वो करने वाले, उसको लागू करने का काम किसका है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो नोट्स आएंगे, तो नोट्स बांटने का काम मेरा नहीं। आई विल टेल समबडी कि आप नोट्स बांटिए, ठीक है, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। मैंने बता दिया कि ये वाले नोट्स देने हैं, तो देने मुझे नहीं है, देने किसी और को है, ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। सिमिलरली कांग्रेस ने भी अपना काम आसान करने के लिए कांग्रेस
कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जो कांग्रेस का काम जो है वो हर लेवल पर चेक करेगी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So this was the role of Congress Working Committee. प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का काम था जस्ट लाइक होम रूल लीग. इन्होंने भी बोला कि जितना हम प्रोविंशियल लेवल पर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को यूज करके लोगों का सपोर्ट गेन कर सकते हैं वो हम नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते. मतलब अगर जब देखो कोई भी आपका इलेक्शन होता है कुछ तो आपके घर घर तक आ जाते हैं उनके कर्मचारी. तो वो क्यों आते हैं? वो भी तो एक तरीके के आपके प्रोविंशियल लेवल पर ही है कि अपने बंदों को मिलाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमको वोट करो. सो जितना आप क्लोज अपने रीजनल लोगों के साथ फील कर सकते हैं उतना आप किसी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे नहीं फील कर सकते. सिमिलरली प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी यही काम था कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के थ्रू लोगों का जो है सपोर्ट गेन करना. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 1920 के एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी. सॉरी, नॉट 1920 के एक्ट में, 1920 के नागपुर सेशन में व्हिच वाज प्रिजाइडेड बाय सी विजय राघवच्चा, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था. मतलब उस सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था. और अब आप आगे पढ़ेंगे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सेशन हुआ, तो वो कहां से आई है? वो सब चीजें यहां से आई हैं. तो याद है कितने मेंबर है? 15 मेंबर है आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विच आर नॉमिनेटेड. एंड हु विल नॉमिनेट? द प्रेसिडेंट is going to nominate. ठीक है जी? All right. Now, अब मस्त हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है. 1920 से लेके हम लोग 1922 तक आ चुके हैं. हमारा मस्त जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है. हमको बहुत सक्सेस भी मिल रही है और हम देख भी रहे हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स है उनको बहुत मुंह की खानी पड़ रही है. लेकिन प्रॉब्लम आती है आपके 1922 में. पहले हुआ क्या? पहले ये हुआ कि 1922 में गांधी जी ने दी धमकी. गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला कि देखो मेरी बात मान लो. मतलब प्रेशराइज किया गांधी जी ने कि कांग्रेस के द्वारा ऑफ कोर्स कि प्रेशराइज किया कि हमारी बात मान लो वरना मैं जो हूं वो क्या करूंगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हटा लूंगा और उसकी जगह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा. ये किसने बोला? ये गांधी जी ने बोला, जो कांग्रेस के द्वारा जो प्रेशराइज हो रहे थे कि गांधी जी अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत घसीट रहे हैं, हम अब कुछ और करने का टाइम है. तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला मेरी बातें मान लो, हमारी बातें मान लो रादर, वरना मैं क्या करूंगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च कर दूंगा. ठीक है, धमकी दे दी. नाउ आई हैव टोल्ड यू कि डिफरेंस क्या है नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. किसका पलड़ा भारी है? आपके सिविल डिसोबीडियंस का पलड़ा भारी है. नाउ बिफोर गांधी जी इस धमकी को रियलिटी में ला सकते, बिफोर ही कोई चीज कर सकते थे, उससे पहले क्या हो गया? उससे पहले हो जाता है आपका 5 फरवरी को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट. क्या होता है जी? 5 फरवरी को होता है आपका बहुत बड़ा इंसिडेंट विच बिकम्स द रीजन फॉर द कॉलिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. जो हम सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करने वाले थे, अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी विड्रॉ करना पड़ा. हुआ क्या? The incident is चौरी छोरा इंसिडेंट. What is it? It is चौरी छोरा इंसिडेंट. जो बेसिकली था क्या? ये बेसिकली एक विलेज का नाम था आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में. अब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऑब्वियसली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोटेस्ट हो रहे थे. यही प्रोटेस्ट आपका इस डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा था जो एक विलेज था. अब जब प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब बाकी जो पुलिस वाले थे वो चुप थोड़ी बैठते, उन्होंने इनके ऊपर लाठी वगैरह मारना शुरू कर दी. तो प्रोटेस्टर्स ने क्या कर दिया? Now, गांधी जी, like I told you, was a pacifist, और ये 2 हथियारों पे काम करते थे, that is non-violence and सत्याग्रह. So non-violence was the core principle for non-cooperation movement कि आपको जो मर्जी हो जाए, चांडा पड़ेगा तो ये गाल आगे कर देना, लेकिन आगे से मत चपेट मारना. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब इनके ऊपर डंडे वगैरह बरसाए गए, इन लोगों ने 22 पुलिस वालों को, कितने? 22 पुलिस वालों को यहाँ पे हाँ ये लिखा है, 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया इन्होंने? थाने में बंद कर दिया, थाने के रूम में बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी, जिसके चलते 22 पुलिसमैन वर किल्ड. सो इसमें से मैक्सिमम आपके इंडियंस थे. ठीक है, हाउएवर इंडियंस थे कि ब्रिटिशर्स थे, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिबेट. द पॉइंट ऑफ डिबेट इज कि
गांधी जी ने जिस एजेंडा के ऊपर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था वो एजेंडा यहाँ पे भ्रष्ट हो गया। सो गांधी जी ने बोला कि जब जिस प्रिंसिपल के ऊपर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, अगर वो चीज ही नहीं रही तो आई एम गोइंग टू कॉल ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और इसीलिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 1922 तक चला और उसके बाद नॉन कॉपरेशन वाज टेकन बैक बाय गांधी जी। अब आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, गांधी जी ने तो ले लिया अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस, व्हाट अबाउट खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का भी रेलेवेंस खत्म हो गया जब 1923-24 के आसपास जो टर्की है इट टर्न्ड आउट टू बी डेमोक्रेटिक, तो वहां पे भी डेमोक्रेसी आ गई, तो वहां पर भी कोई खलीफा वगैरह का इशू नहीं रहा। ठीक है, मुस्तफा उनके अंडर जो है वो टर्की जो है वो इवॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे खिलाफत जिस एजेंडा पे बनी थी वो भी खत्म हो गया और गांधी जी ने खुद ही बोल दिया कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी हटा दो। ठीक है जी, क्यों नॉन कॉपरेशन हटा आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अप वी हैव इज द स्वराज्य पार्टी और द स्वराजिस्ट ऑफ 1923। नाउ व्हाट वाज द स्वराज्य पार्टी ऑफ 1923? अब याद रखिएगा, जब 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को हटा दिया गया, उसके बाद गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई। कितने साल की? 6 साल की। सो अगर 22 में गए हैं तो गांधी जी बाहर कब आएंगे? 28 में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो गांधी जी को बाहर आना है जी अब 1928 में। 6 साल के लिए अब वो जेल में जा चुके हैं। अब बाहर क्या होगा? कांग्रेस तो जेल में नहीं ना है, कांग्रेस तो बाहर है, तो कांग्रेस में भी अब यहाँ पे आइडियोलॉजीज का शिफ्ट होना हमको दिखेगा। अब वो चेंजेस क्या थे? वो चेंज ये था कि कांग्रेस में बन गए जी 2 आइडियोलॉजीज वाले लोग, आइडियोलॉजी या 2 पक्ष वाले लोग कह सकते हो। एक हिस्सा कहता था कि ठीक है, पहली बात तो एक हिस्सा इस चीज के खिलाफ था कि हमको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। पहला तो ये कहते थे कि गांधी जी आप गलत कर रहे हो, एक जगह अगर वायलेंस हुआ है आप उस चीज के पीछे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सोचो कितना बड़ा मूवमेंट होगा, गांधी जी धमकी दे दी कि भाई इससे मत डरो, ये बातें मान लो वरना इससे भी ऊपर में लॉन्च कर दूंगा। सोचो कितना सक्सेस पे होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आधे लोग तो इसके विड्रॉल के खिलाफ थे कि गांधी जी आप गलत कर रहे हो, लेकिन आधों ने बोला कि नहीं, अगर महात्मा गांधी कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, तो इसको सपोर्ट किया गया। और गांधी जी ने भी बोला कि ये मेरे द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आई हैव द राइट कि मुझे रखना है कि नहीं रखना है, और इसलिए इसको विड्रॉल कर दिया गया। नाउ अब आईएनसी में बोला गया कि ठीक है विड्रॉ हो गया, फाइन। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बहुत एजेंडास थे। नंबर 1 तो यही था कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, फाइन। नंबर 2 ये था कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं ना, जो भी असेंबलीज में है, उन सबको रिजाइन करो, हम कोई भी काम नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। लॉयर्स प्रैक्टिस छोड़ दो, बच्चे स्कूल छोड़ दो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स छोड़ दो, मिनिस्टर्स छोड़ दो। अब आईएनसी ने बोला कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जा चुका है, दैट मीन्स जो हम पॉइंट्स उस टाइम पे फॉलो कर रहे थे, दैट इज व्हाट, असेंबलीज में इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं, अब उसको भी कॉल ऑफ करो। और अब टाइम आ चुका है कि हम असेंबली इलेक्शंस के लिए जो है वो लड़ना शुरू कर दे, क्योंकि 1925 में इलेक्शंस जो थे वो आने वाले थे। नाउ वेयर इज गांधी जी? गांधी जी इज इन जेल, सो गांधी जी हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड लेटर ऑन व्हेन ही कम्स टू नो, फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, वो तब की है। बट आईएनसी के कुछ ने बोला कि यार अगर गांधी जी जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पीछे से कुछ भी करेंगे, जो गांधी जी हमको इंस्ट्रक्शंस देकर गए हैं हम उसको ही फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सो 2 हिस्से बन गए। अब ये जो थे, जो चाहते थे कि हमको इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए, मतलब इट इज टाइम टू चेंज द प्लान, वो बन गए आपके प्रो चेंजर्स। Get my point? So people who were, now they were demanding, now it's time for the change, they became pro changes, and people who were saying कि नहीं नहीं जो गांधी जी बोल के गए हैं वही होगा, so they became no changers. Do you get my point? So who were pro changes and no changers? Now one section of Congress led by, very important, कि कौन थे जी ये प्रो चेंजर्स? C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। C.R. दास वही हैं जो किसके गुरु हैं? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ
नेताजी, ठीक है। सो ये पॉलिटिकल गुरु हैं आपके नेताजी के, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु वो सीआर दास। नाउ मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास दे वर चेंजर्स, प्रो चेंजर्स। उन्होंने बोला, एंड अजमल खान ऑफ कोर्स, उन्होंने बोला कि हमको क्या चाहिए, हमको एंड करना चाहिए जो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो हमने एंट्री के ऊपर बैन रखा हुआ है उसको खत्म करो, और हमको असेंबलीज में, काउंसिल्स में एंट्री करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। दे वर राइट ऑल्सो। इन्होंने बोला कि अगर हम काउंसिल में एंट्री नहीं कर रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ एक ही बंदे का नुकसान है, और वो है हम, मतलब वी एज पीपल, हम लोगों का नुकसान। क्योंकि काउंसिल का काम तो रुकने नहीं वाला, काउंसिल का काम तो चलने वाला है, लेकिन अगर हम काउंसिल में होंगे तो हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, हम उनको मोल्ड कर सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, हम काउंसिल्स को एंड करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रो चेंजेस और स्वराजेस, उनका एजेंडा था मेंडिंग और एंडिंग द काउंसिल्स, कि या तो हम काउंसिल को अपने हिसाब से मेंड करेंगे या तो हम काउंसिल को ही एंड कर देंगे। ये एजेंडा था स्वराजिस्ट का, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वाज सेक्शन ऑफ पीपल हु वर कंप्लीटली अगेंस्ट इट, ठीक है जी। नाउ those people who wanted to have the entry, they were called as pro changes, and later they were called as swarajists or pro changes। ये changes लिखा है, इसको change कर लो, ठीक है। अब very very important 1923 का सेशन। अब याद रखिएगा 1923 के सेशन में, यहां लिखा है आपका गया सेशन में, ओके, ये जो कांग्रेस लिखा है 1923, यहां पे लिख दीजिए गया सेशन। क्या है जी, गया में सेशन हुआ 19, बहुत जरूरी है ये, गया में सेशन होता है 1923 में, जहां पे सीआर दास बनते हैं आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट, और यहां पे ये सब बातें होती हैं जिसके चलते आईएनसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया, और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या कर दिया जी, छोड़ दिया आपका आईएनसी, और उन्होंने बोला कि आप हमारा सपोर्ट नहीं करते तो इट्स ओके, बट हम जो है वो काउंसिल्स में एंट्री करने वाले हैं। सो एक तरफ आ गए आपके चेंजर्स और एक तरफ आ गए आपके नो चेंजर्स। नो चेंजर्स और द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स जो गांधी जी पे चल रहे थे, देवर सी राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद एंड एम ए अंसारी, एंड दे वर नोन एज नो चेंजर्स बिकॉज दे स्टिल वांटेड कि हम लोग काउंसिल्स को बॉयकॉट करें। और फाइनली याद रखिएगा 1924 में, लिख लीजिए इसको, 1924 में क्या बनता है आपका, स्वराजिस्ट पार्टी जो है वो बन जाती है, ठीक है। सो ये जो डब्बा बना है ये बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू, आपके सीआर दास, अजमल खान, they became pro changers known as Swarajists, and no changers were C राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी एंड राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब ये क्या है, हम कोई 1924 के आसपास पहुंच चुके हैं, जहां पे ओके, सो हम कहां पहुंच गए, आपके 1924 के आसपास, हम आसपास के वही पहुंच चुके हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब देखो, अब आप सोचेंगे कि स्वराज बनाने की जरूरत क्या पड़ी। देखो, जब भी आप इलेक्शंस लड़ते हो तो आप एक पार्टी के अंडर लड़ते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं इलेक्शन लड़ना है, कौन सी पार्टी है जी आपकी, नहीं कोई पार्टी नहीं है, मैं ही मैं हूं, ऐसा नहीं होता। आप किसी पार्टी के अंदर लड़ते हो, चाहे आप इंडिविजुअल खड़े हो, इंडिपेंडेंट खड़े हो, चाहे किसी की टिकट लेके खड़े हो, लेकिन आप क्या करते हो, किसी ना किसी नाम के अंदर तो लड़ोगे ही लड़ोगे ना। इसीलिए स्वराज्य या स्वराजिस्ट को बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि अब स्वराजिस्ट जो होंगे वो इस पार्टी के अंडर जो है वो अपना इलेक्शंस लड़ने वाले हैं। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू कि इलेक्शंस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको समझने से पहले हम बात करेंगे कि इन सब के बीच कहां है, वेयर इज फादर ऑफ द नेशन, मतलब गांधी जी कहां पे है। तो याद रखिएगा 1924, पहली बात 1922 में गांधी जी चले गए आपके जेल में, राइट। अब गांधी जी ने आना था 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, लेकिन गांधी जी क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होगी, जिसके चलते वो 6 की जगह 2 साल में ही बाहर आ गए 1924 में। दिस सेशन टर्न्ड आउट टू बी हिस्टोरिक, क्योंकि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आईएनसी का कोई भी सेशन प्रिजाइड किया था।
अगेन आई विल से नॉट टू गेट कंफ्यूज विद द खिलाफत कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो खिलाफत के बारे में बात हो रही थी। आईएनसी का पहला और आखिरी गांधी जी का सेशन वो 1924 में हुआ था। दिस इज द बेलगाम सेशन, ठीक है। सो बेलगाम में सेशन होता है जहां पे 1924 में गांधी जी फर्स्ट टाइम आईएनसी का सेशन को प्रिजाइड करते हैं। नाउ गांधी जी को जरूरत क्या पड़ी? गांधी जी ने सोचा कि यार तुम लोगों को मैं छोड़ के क्या गया पीछे, तुम लोगों ने इतना बड़ा यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा कर दिया। सो गांधी जी हैड टू कम बैक। जब गांधी जी बाहर आते हैं तो गांधी जी देखते हैं कि ये तो फिर से वही सूरत स्प्लिट वाली हरकतें हो रही है। सो गांधी जी ने कहा कि इससे पहले कि ब्रिटिशर्स, देखो हमारे लड़ने से ना एक ही को फायदा था, वो था ब्रिटिशर्स को। क्यों? डिवाइड एंड रूल जी, राइट। नॉन कॉपरेशन में डर क्यों रहे थे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स एक थे। 1924 में खुश क्यों थे? क्योंकि अब हमारे इंटरेस्ट अलग हो चुके थे और इनके डिवाइड एंड रूल, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज से ब्रिटिशर्स बड़े खुश। तो गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने बोला कि यार ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि इन सब चीजों के बीच में सिर्फ एक ही का फायदा है और वो फायदा है खुद ब्रिटिशर्स का। सो गांधी जी ने जब 1924 में सेशन को प्रिजाइड किया तो गांधी जी ने बोला कि मैं इजाजत देता हूं स्वराज्यिस्ट पार्टी को इलेक्शंस लड़ने के लिए, ठीक है। सो याद रखिएगा आईएनसी टूटी नहीं, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही आकर आईएनसी को बचा लिया और बोला कि स्वराज्य पार्टी या स्वराज्यिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शंस लड़ेगी। तो अब आईएनसी क्या होगी? है दो हिस्सों में टूटा नहीं है, दो हिस्सों में बट गया है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। एक तरफ आएंगे जो काउंसिल्स में काम करेंगे हमारे लिए, जो बन गए प्रो चेंजर्स या स्वराजिस्ट, और वो सेक्शन जो नो चेंजर्स थे या जो स्वराजिस्ट के खिलाफ थे या सपोर्ट नहीं करते थे, वो अब सोशल वर्क में अपना योगदान देंगे। मतलब जब तक स्वराजिस्ट जो है वो काउंसिल्स में अपना काम कर रहे हैं, तब तक जो बाकी का हिस्सा है वो क्या करेगा? सोशल वर्क करेगा, आश्रम्स बनाएगा, लोगों को मिटिगेशन प्रोवाइड करेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सो इस तरीके से जो आईएनसी है वो दो हिस्सों में अब उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है। अब काउंसिल में भी एंट्री होगी और सोशल वर्क में भी एंट्री होगी। याद रखिएगा यही सोशल वर्क है जो हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काम आएगा, ठीक है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका साइमन कमीशन क्यों आया, कैसे आया, 1927 में क्यों आया, आना कब था, वो सब हम करेंगे कल, ठीक है। नाउ जब हम जलियांवाला बाग, क्योंकि हमने आज जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात की है, हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम जो इसके साथ जुड़ा है दैट इज नंबर 1 सरदार उधम सिंह, जिन्होंने 1943 में मारा था आपके उसको डायर को, ठीक है, वो हो गया, डॉयर को, ठीक है, वो हो गया। नाउ सरदार उधम सिंह, अकॉर्डिंग टू, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में था वो आर्टिकल, तो वहां पे लिखा गया था कि सरदार उधम सिंह वाज विटनेस टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। मतलब सरदार उधम सिंह उस टाइम पे वहां मौजूद थे जब ये पूरा मैसेकर हुआ था। सरदार उधम सिंह का नाम सरदार उधम सिंह नहीं था, ये अपने नाम जो है वो बदलते रहते थे, ठीक है। बहुत जगहों पे ये ट्रैवल करते थे आउटसाइड इंडिया, और तभी तो लंदन में जाके इन्होंने मारा। अब जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, बिकॉज सरदार उधम सिंह वाज एन ऑर्फन, इनके मदर और फादर दोनों नहीं थे, तो ये एक ऑर्फनेज में रहते थे ना। वहां पे ये जो लोग बैठे थे जो देशभक्ति के गीत गा रहे थे उनको पानी पिला रहे थे, और जैसे ही एकदम से फायर इनके ऊपर बोल दिया गया, सरदार उधम सिंह वाज द विटनेस टू जलियांवाला बाग मैसेकर, इसलिए उनके दिलो दिमाग में ये चीज छप गई थी, और उसके बाद से ही वाज कंप्लीटली एंटी ब्रिटिशर्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम इज द नेम ऑफ दैट बॉय जो जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे सिर्फ 12 साल के थे, दैट इज शहीद भगत सिंह, यूथ हीरो, ठीक है। सो याद रखना भगत सिंह वाज द वन जो उस टाइम पे सिर्फ 12 साल के थे, एंड आई वाज रीडिंग अबाउट हिम, उसमें लिखा गया था कि भगत सिंह जब ये जाते हैं जलियांवाला बाग में, ही पिक्स अप द सैंड, वो देखते कि खून में हर जगह खून खून होता है, ये रेत उठाते और उसको अपने हैंकी में बंद करके कसम खाते कि अब से जो आगे का मेरा सफर होगा वो पूरा का पूरा आजादी
के लिए ही होगा। तो अब मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल को देने वाला हूं। अगर आपने देखा होगा तो भगत सिंह की जब भी मूवीज बनती है तो क्या बोलते हैं, मेरी दुल्हन तो कौन है, मेरी दुल्हन तो आजादी है, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर टर्न्ड आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन भगत सिंह लाइफ। ठीक है, सो आज हमने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, रोल एक्ट किया, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किया, फिर हमने हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, खिलाफत मूवमेंट किया, स्वराज प्रो चेंजेस नो चेंजेस किया। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका साइमन कमीशन ऑफ 1927 कि साइमन कमीशन 1927 में क्यों आया और 27 में ही क्यों आया। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। इफ एट ऑल आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आपकी ऐप में जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखिए, आई विल एड्रेस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।